प्यारे साथियों, आज के टॉपिक जो पढ़ना हम लोग को पढ़ना है जल, जल संकट, जल संरक्षण और नदी। एक ऐसा टॉपिक है जहां सर की परीक्षा में प्रायः सवाल आते हैं। चलिए एक एक करके हम सभी सवालों को, इन सभी तथ्यों को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और हम चाहते हैं कि बिना देरी किए इन सभी तथ्यों को पढ़ते रहे। और याद रहे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अब की बार एक सीट हमार करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि परीक्षा से समय से पहले हम आपके संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में, आप सभी के लिए अपने बचे हुए समय से मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, ताकि आप भी परीक्षा हाल में जाकर बेहतर कर सके। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जल, जल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जल, जल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2O। H2O के साथ साथ हमें दो प्रकार के और जल पढ़ने होते हैं, एक होता है D2O, एक होता है D2O, एक होता है O2। मतलब अब इसमें बताना है D2O क्या है, O2 क्या है, H2O क्या है। यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, तो याद रहे इसमें भारी जल कौन सा है, तो ये हो गया आपका भारी जल, और ये हो गया शुष्क जल, ठोस जल, ठोस बर्फ के नाम से ये जाना जाता है। अगर पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरे पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है, जल है। मतलब 70 अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 70.8% भाग पर जल है। ये इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मतलब 3/4, अगर लगभग में पूछा जाए तो 3/4, अगर लगभग में पूछा जाए तो 3/4, ये नियर अबाउट आंकड़ा है, मतलब 3/4 भाग ये जल से घिरा हुआ है। जल संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि ये जल आपका। तो आइए एक एक करके हम तथ्य को पढ़ते हैं और ये प्रयास करते हैं आज के पढ़ने के बाद यहाँ से आपके परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना होने पाए। ठीक है, क्या आप लोग को यहाँ से सभी तथ्य समझ में आ गए? चलिए एक और आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं और एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के जो टॉपिक है, सबसे पहले हम नदी से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आपसे बार बार कहेंगे कि सबसे पहला काम, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। रिफ्ट घाटी, यहाँ पे है रिफ्ट घाटी, तो जो रिफ्ट घाटी है इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। और कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। मानिए 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। अरब सागर में गिरने वाली अगर नदी की बात देखा जाए तो ये नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, उसके बाद अगर आपका देखा जाए तो लूनी, उसके बाद पेरियार। और ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक्चुअरी का निर्माण करती हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें आप लोग को पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएंगी। आगे देखेंगे, भारत की लवड़ी नदी लूनी गायब हो जाती है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। मानी जो लूनी नदी है जब ये कच्छ के रण में पहुँचती है तो वहाँ पर क्या होती है? गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी और यमुना नदी। सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है? दामोदर और यमुना नदी। मेरा सवाल है कि भारत की जैविक नदी किसे कहा जाता है? भारत की जैविक नदी किसे कहा जाता है? जरा जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, गंगा। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन, गंगा है। मतलब कौन सी? गंगा की डॉल्फिन है। डॉल्फिन वर्ष कब घोषित किया गया? 2007 को डॉल्फिन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। अब हम आते हैं प्रमुख नदियां, उनके उद्गम स्थल। गंगा क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड। गोदावरी निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में है। गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ली, वीडियो अच्छी देख रहा है। हम और आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब, ये मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल जो है तिब्बत चीन में निकलती है, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं। गंगा नदी यमुना से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। गंगा नदी यमुना से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। अच्छा यहाँ पे हाँ चलिए देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गंगा नदी यमुना से नहीं मिलती, मैंने यहाँ पे भागीरथी जो मिलती है, अगर देवप्रयाग की बात करें अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। लाइन काट लीजिएगा, बाद में इसे हम संशोधन करके सही कर लेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे संगम का तट कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग, इलाहाबाद में संगम का तट है। देखिए यहाँ पे फिर देवप्रयाग गलत हो गया। ठीक है, इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते, इसे बाद में लोग सही कर लेंगे। दामोदर, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चीन का शोक वांगहो या नदी को कहते हैं, इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अभी जस्ट मैंने प्रश्न पूछा, सामने आपके है भी। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं।
उत्तर प्रदेश का शोक राप्ती नदी गोरखपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है? आज आपसे जल नदी से जुड़े हुए सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी नदी है। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती, माने वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती वह नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। और आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी अमेरिका में है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी क्या है? यांग टिसी क्यांग, ये आपका चीन में है। ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास आप लोग सुरक्षित रख ले। वैसे नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। नदियों किनारे बसे शहर, जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। नदी का नाम गंगा नदी कहाँ कहाँ? वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सभी वहाँ पर बचे हैं। गंगा नदी किनारे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी किनारे है। उज्जैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे। अहमदाबाद साबरमती किनारे। सूरत ताप्ती, गोरखपुर राप्ती, लखनऊ जौनपुर गोमती। आपका शहर किस नदी किनारे बसा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो आपका शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें यार, वीडियो को शेयर करिए। पणजी गोवा में है राजधानी, कहाँ? मांडवी नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे। नासिक गोदावरी नदी किनारे। ठीक है, ये हो गया आपका नदी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए कुछ बांध से जुड़े प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में है। और माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। और बेतवा नदी पर किस जगह है? तो ये आपको ललितपुर में मिलेगा। कहाँ पे? ललितपुर में। तो अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ये बताया है, इसका मतलब आप लोगों ने सही बताया है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत का एकमात्र गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा नागर बांध सतलुज नदी पर है, जो पंजाब में ये एकमात्र गुरुत्वीय बांध है। बाण सागर, जवाहर सागर, महात्मा गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी राजस्थान। कहाँ पर है? चंबल नदी राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाण सागर, जवाहर सागर, महात्मा गांधी सागर बांध ये चंबल नदी राजस्थान में है। अब एक सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए, नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे संपूर्ण नोट्स आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। और यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है, देश हित में राष्ट्र हित में। कह रहा है कि कावेरी जल विवाद कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। सिंधु जल विवाद भारत का 20% और पाकिस्तान 80% है। आगे हम लोग देखेंगे दामोदर नदी को कहते हैं जैविक मरुस्थल। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और एकदम यूनिक और इंपॉर्टेंट सीरीज है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध जो है परियोजना गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल में है। मयूराक्षी ये बंगाल में है। रिहंद नदी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार आपके पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगला है, अब आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? तो हम लोग कहते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और ये कोशिश करेंगे आज की क्लास आपकी जल्दी से समाप्त हो जाए और आप लोग सिलेक्शन के और करीब आ जाएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। फटाफट कमेंट कर बताइएगा निम्नलिखित में कौन जैविक संसाधन नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर होगा शुद्ध जल, ये आपका जैविक संसाधन नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली है, लेकिन शुद्ध जल नहीं है। ठीक, अच्छा, भारी जल किसे कहते हैं? भारी जल, भारी जल यह है आपका D2O। ठीक, यह परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला, निम्नलिखित में कौन जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये ई-लर्निंग तरीके के नोट्स में होगा, पहला पेज में ही आपको नोट्स में मिल जाएगा। बताइए, जल पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ये फटाफट सीरीज चलेगी आपके लिए। अगला है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। ये यूनिक प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में आपके बार बार सवाल आते हैं। क्या आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या? वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर सभी पे निःशुल्क लाइव चल रहा है।
जी हाँ, ये क्लोरीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, माने बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, बी वालों के जवाब क्या है, पूरी तरह से सही है। क्लोरीन का सही जवाब है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 74, 1981। फटाफट जल्दी बताइए, क्योंकि आज की सीरीज के बाद अगली सीरीज कुछ देर के बाद होगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, 1974, माने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में। जल दिवस कब मनाया जाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। अगला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू कब किया गया? 1973, 1975, 1977, 1979। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब देते रहिए, जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। चलिए इसी के साथ साथ मैं छोटा छोटा इसमें टॉपिक भी लेकर आता हूँ। रिसाव टैंक क्या होता है? मेरा सवाल है आप सभी से, जल में ही हम लोग को पढ़ना है रिसाव टैंक। ये रिसाव टैंक क्या होता है? ये कृत्रिम रूप से सतह पर जल निकाय होते हैं। ये बारिश के पानी को यहाँ जमा किया जाता है। इसमें जो पानी संचित होता है वो धीरे धीरे रिस कर जमीन के भीतर जाता है। इसे हम रिसाव टैंक सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। यहाँ पर होगा 1977, मान 1977 इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेयजल में संख्या प्रदूषण कहाँ पर? ये भी मैंने पढ़ाया, अगर आप लोग लर्निंग विद दुर्गेश पर लगातार पढ़ रहे होंगे, ये सीरीज आपको पता होगा। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अच्छा, आपको बताना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर है, क्या है ये भी बताते रहिएगा। और पेयजल में संख्या प्रदूषण कहाँ मिलता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज के सीरीज में नहीं पढ़ा पाया, इसके पहले मैंने पढ़ाया है। जी हाँ, 22 मार्च को जैव विविधता 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ पर होगा? एकदम सही आप लोगों ने बताया, कोलकाता अर्थात वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, ये कृत्रिम तरीके से बारिश के पानी को धरती के अंदर पहुंचाते हैं, जिसमें हमारा जो अंदर का जल है, भौम जल है, उसका भंडार क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। तो हो गया, ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने पर प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, क्लोरोमीन, उपयुक्त सभी। देखिए, एक और आपके सामने आता है एक सवाल है आपका, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ये बारिश के पानी को घर की जो छत होता है उस पर इकट्ठा किया जाता है। इस पानी को टैंक में संग्रह करें या फिर इसे कृत्रिम तरीके से रिचार्ज प्रणाली में भेज दिया जाता है। इसे हम रूफ टॉप माने छत के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। देखा, जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए ओजोन गैस का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरामीन का भी प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, माने सभी है। एक चीज़ और जानिएगा, यहाँ पर एक आता है सरफेज रन ऑफ हार्वेस्टिंग। देखिए, एक होता है सरफेज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सरफेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो शहरी क्षेत्र में सतह के माध्यम से पानी को बहकर बेकार हो जाता है। इस बहते हुए जल को एक जगह इकट्ठा करके कई माध्यम से धरती की जो जलवायु सतह को रिचार्ज किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था जो मैंने बता दिया। अब हम और आगे चलते हैं। यार, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते आप लोग के। हाँ, नोट्स आपको लेनी भी दुर्गेश से घर बैठे प्राप्त कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में काफ़ी मददगार हो जाएंगे। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताएं, किस वर्ष गठन किया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके। जी एकदम सही बताया आप लोगों ने, 1985, 1985 आप लोग का एकदम जवाब सही था। 1985 ये रट लीजिएगा, आपके सवाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला है आपके सामने, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, एकदम आप लोगों ने सही बताया, 1985। ठीक,
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? यहाँ पर होगा ये फरवरी 2009 में। इसका उत्तर क्या होगा? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जल्दी से क्लास ख़त्म करनी है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये फरवरी 2009 में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे बेसिन शब्द जुड़ गया है। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 था। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित की गई? और झारखंड में गंगा नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है। झारखंड में जो गंगा नदी है वो कितनी लंबी है? 40 किलोमीटर है। 2008, 2010, 2009, 2011। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे 2009 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया कब? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। कब किया गया? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो यह है 1993 में। कब? 1993 में। सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, सी वालों का जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। 1993 में यमुना गंगा एक्शन प्लान औपचारिक रूप से। जल संरक्षण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य हैं और 1 असत्य है, तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है? फव्वारा सिंचाई वाष्पीकरण को रोकती है, सही बात है। जो फव्वारा है इसीलिए ये किसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के लिए स्थलीय जल प्रवाह को रोकना, ये भी सही है। वनावरण क्षेत्र में वृद्धि से भूमिगत जल स्तर वृद्धि होती है, ये भी सही है। जल एक गैर नवीनीकरण स्रोत है, जी नहीं, नवीनीकरण स्रोत है। इसका मतलब ए जो गलत है वही आपका सही है। मतलब अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तब आपका सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बस मुश्किल से आपके 3-4 मिनट क्लास और चलेगी, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यथाशीघ्र आपकी क्लास बंद हो जाएगी। कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक बन जाता है? ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी के बारे में फटाफट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब सभी जगह मिल रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा कारण है SO2, यहाँ पर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। माने सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। सभी का क्लियर होता जा रहा है? चलिए और आगे चलते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में होता है? अब बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर होगा H2SO4, क्योंकि SO2 जो होता है जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? H2SO4 के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है? H2SO4 के रूप में बन जाता है। पेयजल की पीएच मान वांछनीय सीमा क्या है? पेयजल के लिए जो पीएच मान की जो वांछनीय सीमा है वो क्या है? देखिए पीने का जो पानी है उसका पीएच मान मतलब क्या होगा, कितने से लगते कितने? देखिए यहाँ पे होगा पीएच मान, ये होता है 7, ये होता है 0, ये होता है 14। कौन सा 0 से लेकर 7 तक क्या कहलाता है? 7 से लेकर 14 तक क्या कहलाता है? और जल जो होता है H2O, इसका पीएच मान 7 होता है, इसे उदासीन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये ठीक, मतलब 6.5 से सॉरी ये होगा 6.5 से लेकर 7 तक, 6.5 से लेकर 7 तक। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, 6.5 से लेकर 7 तक। ठीक, तो पीएच मान 0 से लेकर 7 तक को क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं कि क्षारीय कहते हैं? ये पीएच मान से फार्मूला में प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में। अगर आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। ऐसे स्क्रीनशॉट कर लें आप सभी लोग, आपकी मर्जी। आगे, अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जल मल द्वारा होती है क्या कहलाती है? सैनिटरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, गार्बेन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके जवाब दें। ये क्या कहलाती है? सैनिटरी अपशिष्ट कहलाती है। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, थोड़ा तेज पढ़ाएंगे। अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? जीवाश्म ईंधन को जलाने से NO2 SO2 से का अधिक उत्सर्जन की वजह से, कोल उद्योग द्वारा NH3 की जी नहीं, अपशिष्ट के दहन से जी नहीं, नागरिक कचरों के जमा जी नहीं, NO2 SO3 मतलब SO2, इसका मतलब क्या है? ए वालों के जवाब सही।
जीवाश्म ईंधन को जलाने से NO2 एवं SO2 के अधिक उत्सर्जन होता है, उसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। माने ए वालों के जवाब सही है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, इसका मतलब आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? सभी लोग बताइएगा। डिप्लोकाकस जीवाणु जी नहीं, स्टेफाइलोकास काकस जीवाणु नहीं पाया जाता, स्टेफाइलोकाकस, स्टेप्टोकाकस नहीं। क्या पाया जाता है बताइए? कोलीफॉर्म जीवाणु। इसका और क्या नाम है? कमेंट करके बताइए। इसका और क्या नाम है, या जीवाणु को और क्या नाम से जानते हैं जो गंगा नदी को प्रदूषित नहीं होने देता? जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या मानी जाती है? लोडिंग, अनलोडिंग, आसवन, अलवणीकरण। देखिए, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग अलग करने की प्रक्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आसवन। ये रट लीजिएगा, प्रश्न हुबहू परीक्षा में आता है, ये NCERT के सवाल हैं। क्या हो गया? आसवन इसका सही जवाब है। जल जनित रोग क्या है इसमें? डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। बताइए जल जनित रोग इसमें कौन सा है? हेपेटाइटिस। सी वालों का जवाब पूरी तरह सही है। हेपेटाइटिस का सही जवाब होगा, क्या होगा? हेपेटाइटिस प्रश्न का सही जवाब है। इसके द्वारा जल प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर ग्रुप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, क्षय वाली पुष्पपुंज। क्या? सभी लोग जवाब दीजिएगा। आर्सेनिक। बी वालों के जवाब सही है। आर्सेनिक इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी प्रदूषण माप से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल। शुरुआत में मैंने बताया था पश्चिम बंगाल। जल समस्या का निराकरण संभव है। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। इसमें से सभी जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। इसका मतलब ये आलाप दीज। डी वालों का उत्तर सही है। जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सब के जवाब सही हैं। भारत के किस देश के साथ जल संरक्षण के लिए समझौता किया गया? तो आपको पता है आपके पड़ोसी देश के साथ किया गया, बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। डी वालों के जवाब सही है। निम्न किस गैस को वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका उत्तर है SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड। डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, डी वालों के जवाब क्या है? सही है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमा और भंडारण, यही इसका सही उत्तर है। बी वालों का जवाब यही है। ठीक है, अगला, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिरादेन से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। ये मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क है। घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस से आपको मिल जाएगी। एज ए गेस्ट के रूप में हम पढ़ाते हैं। कुछ देर के बाद अगली क्लास आपकी चलने वाली है जो आपके सिलेबस के आधार पर है, इसलिए आप लोग तुरंत अगली क्लास में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ये है पीने योग्य पानी। क्या हो गया? पीने योग्य पानी।
आसुत जल किसे कहते हैं? जो शुद्ध जल होता है जिसमें से उसकी मिनरल खनिज लवण को निकाल लिया जाता है, तब उसे हम आसुत जल कहते हैं। खासकर जो बैटरी में पानी डाला जाता है उसे हम आसुत जल के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका ए होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी सभी जो क्लास है आपको उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। कुछ देर के बाद आपकी अगली क्लास होगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। आज का आखिरी सवाल था। कल मिलते हैं आपके एक नए टॉपिक के साथ जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइएगा। ठीक है, धीमे चलेंगे तो अगली क्लास छूट जाएगी। कुछ देर के बाद अगली क्लास है। आइए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।